आप सोच सकते हैं चश्मों को स्पेक्स क्यों कहा जाता है। एक्चुअली ये टर्म आया है स्पेक्ट्रम से, जो टर्म आया है स्पेक्ट्रोस्कोपी से। स्पेक्ट्रोस्कोपी एक्सपेरिमेंटल साइंस की एक ऐसी ब्रांच है जिसमें लाइट्स को स्टडी किया जाता है। व्हाट इज़ द मीनिंग? जब भी हम लाइट में अलग अलग फ्रीक्वेंसीज को ब्रेक कर लेते हैं उसे स्पेक्ट्रम कहते हैं, और इसको करने वाला जो डिवाइस होता है उसे स्पेक्ट्रोमीटर कहा जाता है। हमारी आंखें भी स्पेक्ट्रोमीटर ही हैं जो अलग अलग रंग देख पाती है। ओके, नाउ लेट्स कम टू द एटॉमिक स्ट्रक्चर एंड स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन। हाइड्रोजन के स्पेक्ट्रम में अलग अलग फोटॉन्स को स्पेक्ट्रल लाइंस कहा जाता है, जिसके लिए हमें सबसे पहले हाइड्रोजन के एनर्जी लेवल डायग्राम को समझना होगा। हेयर इज द रिप्रेजेंटेशन यू कैन सी। नील बोर ने हाइड्रोजन एटम्स के लिए ये एनर्जी फॉर्मूला डिराइव किया था -13.6 अपॉन एन स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट, जिसमें जो एन की वैल्यू है वो नेचुरल नंबर्स ली जा सकती है, जैसे कि 1 फॉर द ग्राउंड स्टेट, 2 फॉर द फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट एंड 3 एंड सो ऑन। और एन की हाईएस्ट वैल्यू है इन्फिनिटी, जब इलेक्ट्रॉन की एनर्जी ज़ीरो हो जाती है। अब रही बात स्पेक्ट्रम की, जब भी हाइड्रोजन एटम हाई एनर्जी स्टेट से लो एनर्जी स्टेट में आएगा तो वो अपनी एनर्जी रिलीज करेगा, जिससे फोटॉन्स पैदा होंगे, और उसे स्टडी करने के बाद उसे एमिशन स्पेक्ट्रम नाम दिया जाएगा। यानी एमिशन स्पेक्ट्रम वो स्पेक्ट्रम होता है जब ऑब्जेक्ट खुद की लाइट को प्रोड्यूस करता है। जैसे आप देख रहे हैं सन का स्पेक्ट्रम, कैंडल फ्लेम का, या स्टार्स का, या बल्ब्स का स्पेक्ट्रम एमिशन स्पेक्ट्रम होता है। ऑन द अदर हैंड, अगर हाइड्रोजन एटम ग्राउंड स्टेट में हो और उसे हम एनर्जी दें तो वो एनर्जी एब्जॉर्ब करके हाई एनर्जी स्टेट में जाएगा, तो ऐसी सिचुएशन में उसका स्पेक्ट्रम एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम कहलाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम चांद को देख रहे हैं, मून खुद की लाइट से नहीं चमकता, सो मून का स्पेक्ट्रम एमिशन स्पेक्ट्रम नहीं, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम होता है। अब रही बात स्पेक्ट्रल लाइन का क्या मीनिंग होता है। एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन इज नॉट कंटिन्यूअस एज यू कैन सी। जैसे पहली एनर्जी है -13.6, दूसरी है फिर -3.4, इस तरह से वो डिक्रीज करती जा रही है मैग्नीट्यूड में। दैट मीन्स हाइड्रोजन में इलेक्ट्रॉन की एनर्जी कॉन्टिन्यूस नहीं, डिस्क्रीट है, तो इसका मतलब उसमें होने वाले ट्रांजिशंस भी कॉन्टिन्यूस नहीं होंगे। यानी हर ट्रांजिशन एक वैल्यू को देगा, जिस वैल्यू को जब हम स्पेक्ट्रोमीटर में ग्राफ पे प्लॉट करेंगे तो उसे एक लाइन जनरेट होगी जिसे हम कहेंगे स्पेक्ट्रल लाइन, जो लाइनें आप यहाँ देख ही पा रहे हो। नील बोर ने जब एनर्जी का फॉर्मूला डिराइव किया था तो उसने उस एनर्जी के डिफरेंसेस से स्पेक्ट्रल लाइन की वेव नंबर को भी डिराइव किया था। यू कैन सी दिस इज द वेव नंबर विच इज इक्वल टू रिडबर्ग्स कांस्टेंट 1/n1 square minus 1/n2 square. You should always remember that n2 is always more than n1. चाहे एमिशन स्पेक्ट्रम हो चाहे एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम हो, इस कैलकुलेशन में n2 को हम हमेशा n1 से ज़्यादा लेंगे। नाउ लेट्स कम टू हाइड्रोजन एनर्जी लेवल डायग्राम। So if we plot energy level on the y-axis, then we get this kind of diagram. You can see the first energy is -13.6, second is -3.4, थर्ड इज -1.51। अब आइए देखते हैं एनर्जी वैल्यूज़ को। अगर हम फोटोन प्रोड्यूस करने के लिए इलेक्ट्रॉन को हाई एनर्जी स्टेट से ग्राउंड स्टेट पर गिराएं तो सबसे कम एनर्जी होगी 2 से 1 विच इज़ 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और अगर हाईएस्ट वैल्यू की बात करें तो दैट विल बी 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और इसके बीच में बाकी सारी एनर्जीज आ जाएंगी, जिससे एक ग्रुप बनेगा, इसे कहेंगे लाइमन सीरीज, जिसको स्पेक्ट्रोमीटर में यहाँ पर प्लॉट किया गया है। यू कैन सी इट है। और इसी तरह से अगर हम इलेक्ट्रॉन के जंपिंग में द लो एनर्जी स्टेट को सेकेंड स्टेट मान लें तो द फर्स्ट फोटोन विल कम फ्रॉम 3 to 2, दैट इज कॉल्ड द फर्स्ट लाइन ऑफ द बार्मर सीरीज, एंड द लास्ट फोटोन विल कम फ्रॉम इन्फिनिटी टू 2। अब आप एक चीज को जरा गौर से देखिए, बार्मर सीरीज की हाईएस्ट एनर्जी 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है और लाइमन सीरीज की लोवेस्ट एनर्जी 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। तो इससे एक चीज क्लियर हो गई, लाइमन सीरीज का जो ग्रुप होगा, जो उसकी लाइंस का एक कलेक्शन होगा, वो बार्मर सीरीज से बहुत दूर होगा, क्योंकि इसकी मिनिमम एनर्जी से भी बहुत कम है बार्मर की मैक्सिमम एनर्जीज। ये सारा खेल हुआ है 1/n² की वजह से। इसकी वजह से जब हम एनर्जी लेवल्स को फिक्स कर लेते हैं और इलेक्ट्रॉन को ऊपर से नीचे डी एक्साइट करते हैं तो आप ये पाएंगे जो टारगेट ऑर्बिट के लिए लाइंस एक साथ इकट्ठी हो जाती हैं, इसलिए हर साइंटिस्ट इन लाइंस को एक साथ डिस्कवर कर पाता है।
सो 1 लेवल पे आने वाली लाइन लाइमन ने डिस्कवर की, 2 पे आने वाली लाइन बामर ने डिस्कवर की, 3 पे आने वाली पैशन ने, फिर 4 ब्रैकेट ने, और फिर फुंड ने, और फिर हमफ्री ने. इट्स लाइक दिस. यानी सिर्फ लाइनें ही आपस में क्लब नहीं कर रही, आप देख सकते हैं ये सीरीज भी आपस में पास आती चली जा रही हैं. तो यू कैन इमेजिन और आने वाली सीरीज कितनी क्लोज आ जाएंगी, जिनकी डिस्कवरी बहुत ही डिफिकल्ट हो जाने वाली है. One last formula students should remember in the spectrum is the number of spectral lines. अगर हमारे पास हाइड्रोजन एटम या हाइड्रोजन जैसे हीलियम प्लस या लिथियम 2 प्लस की स्पीशीज के सैंपल हों और उसमें इलेक्ट्रॉन nth एनर्जी में हो, तो जब वो डी एक्साइट करेगा तो जितनी पॉसिबल स्पेक्ट्रल लाइंस बनेंगी उनका फॉर्मूला है n into n-1/2. So if you approach these questions with this logic, then it will not be a difficulty. Thank you.